हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दीपक भट्ट ला रहा हूँ एक नया कोर्स गुरुकुल ई स्कूल चैनल पे, जिसका नाम है क्रैश कोर्स ऑन एसएससी एग्ज़ाम। तो ये जो क्रैश कोर्स है ये मेनली जो है फोकस्ड है ऑन वनडे एग्जामिनेशन, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी में भी स्पेसिफिकली जो है सीडीएस के जो एग्ज़ाम है और एनडीए का जो एग्ज़ाम है, और जो एग्ज़ाम्स हैं यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, ये जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड के लिए होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के जो जनरल साइंस का जो जीएस का जो पोर्शन है उसके लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ये क्रैश कोर्स है। इसमें हमको जो बेनिफिट होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसको आप फॉलो करिए, प्लीज़ इसको शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कोरोना के इस दौर में, ताकि लोग जैसे ही कोरोना का टाइम खत्म हो, एग्ज़ाम शुरू हो और लोग बाग फटाफट इसको रिवाइज कर पाएँ और जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ और नौकरी पे लग जाएँ। तो इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करिए, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना कोर्स। ये कोर्स जो है हमारा, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इस कोर्स का नाम है जीएस यानी कि जनरल साइंस फॉर एसएससी एंड यूपीएससी। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स है एक तरह का क्रैश कोर्स है और ये जो है एसएससी के लिए मेनली फोकस्ड है। एसएससी चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससी का जो है आपका सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी के और एग्जाम्पल हो, चाहे सिलेक्शन फेज़ के एग्जाम्पल हों, उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से आते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यूपीएससी मैंने इसलिए कहा कि यूपीएससी का एक हल्का सा टच मिलेगा। यूपीएससी इज़ अ डेप्थ स्टडी, बट इसके बावजूद भी आपको यूपीएससी की एक बेसिक जानकारी मिलेगी कि आखिर पढ़ना क्या है और क्या उसका जो सतह है, यानी कि जो महासागर है यूपीएससी का, उसकी जो सतह में क्या क्या है वो आप देख सकेंगे। गहराई में तो इसमें जा नहीं पाएंगे, बट हाँ एसएससी की गहराइयों में आपको ज़रूर ले जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। आपका दोस्त दीपक भट्ट एक बार फिर आपका स्वागत करता है इस कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट इंडिया है। देखिए दोस्तों, हमको ये कोर्स काफ़ी फटाफट करना है क्योंकि फटाफट एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और फटाफट इसकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, उसको उसके बारे में लिखें, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें वही सवाल हैं जो क्वेश्चन आएंगे। ये मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने 2 बार यूपीएससी का सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, यानी कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो इसीलिए रिटन का तो मुझे ज्ञान है और काफ़ी अच्छे नंबर से मैं पास किया हूँ। इसीलिए मैं आपको डेफिनेटली रिटन तो निकलवा दूंगा। बाकी इंटरव्यू में आपकी अपनी मेहनत है और आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, इसीलिए इसका नाम पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एंशिएंट इंडिया की हम अगर बात करें तो एंशिएंट इंडिया को अलग अलग फेजेस में बांटा जाता है। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला फेज़ जो है वो पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक फेज़ में जो है होमोसेपियंस पे हम बात कर रहे हैं। होमोसेपियंस आए थे, उन्होंने फर्स्ट अपीयर हुए थे एट द एंड ऑफ दिस फेज। पैलियोलिथिक फेज के अंत में ये आए थे। इन दिस पीरियड मैन बेयरली मैनेज टू गैदर हिज फूड एंड सब्सिडाइज्ड ऑन हंटिंग यहाँ पे मेन काम था। इस फेज में लोगों का खाना पकाना जानते नहीं थे। डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल, जो था वो पहला स्टोन टूल जो था क्वार्ट्जिट का बना था। तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइड इनटू 3 फेजेस। ये पीरियड जो है वो भी 3 भागों में बटा हुआ था। ये 3 भाग हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो हमारा जो होमोसेपियंस जो आए थे, दे केम एट दी अपर पैलियोलिथिक, यानी कि निचले भाग, जो आपका ऊपरी भाग है वहाँ पे आए थे। मेसोलिथिक पीरियड इसका एक और भाग है प्री हिस्टोरिक एरा का। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ शुरू हो गया था। यहाँ तो हंटिंग होती थी, पर यहाँ पर लोगों ने सोचा यार चलो मारना क्या है, इंसान जानवरों को मारता थोड़ी रहेगा भैया, अब डोमेस्टिकेशन भी करिए। चलिए हम डोमेस्टिकेट करते हैं, उसके बाद भी खा सकते हैं, पहले पाल तो लें उसके बाद खाएं, आराम से खाएं। कौन सा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है जब इंसान को जानवरों को आराम से पाल के मारा जा सकता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देखिए मैं कोई जानवरों का वो नहीं हूँ कि भक्षक नहीं हूँ, ठीक है, मैं पेटा की बातों पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं ये मेरी बातों को सीरियस मत लीजिएगा।
डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का करना चाहिए, खाने के लिए नहीं, हमेशा प्यार करने के लिए भी। बट यहाँ के लोगों की सोच अलग थी, ठीक है। तो उन्होंने टूल्स बनाए थे जिसे माइक्रोलिथ कहते थे, और उनसे वो उनको मारते भी थे और डोमेस्टिकेशन में भी हल वल बनाने के काम भी करते थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, दूसरा पन्ना खुल गया हमारा। आगे हम बात करें न्यूलिथिक पीरियड की बात करें। न्यूलिथिक पीपल जो थे वो फायर के बारे में जानते थे और पहिए के बारे में यहाँ पर लोगों को जानकारी मिली। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट साइट की हम बात करें ऑफ दिस एज, वो है बुर्ज होम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं द प्लेस ऑफ बर्च, ठीक है। तो ये बुर्ज होम है हमारा एक प्लेस। उसके बाद हम बात करें चालकोलिथिक पीरियड की बात करें। दे आर यूज़ ऑफ कॉपर एंड स्टोन मेड टूल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। तो चालकोलिथिक पीरियड में जो है यूज़ ऑफ कॉपर एंड स्टोन बनाया गया था। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, वेनरेटेड मदर गॉडेस एंड वर्शिप बुल। सांड की पूजा की जाती थी यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था आदमी ने। इसके बाद हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 4 जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस हैं वो दुनिया की, उसको उनमें से एक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द रेडियो कार्बन डेटिंग, इनिशिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी डेटेड अराउंड 2500-1750 BC जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो काल है वो कब से कब का है। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग यहाँ पे थी। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन द ग्रिड सिस्टम। बर्न ब्रिक्स वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम था। फोर्टिफाइड सिटाडेल थे, ठीक है। और हाईली अर्बनाइज्ड, एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स था, ठीक है। द ग्रेट बाथ यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। वॉज यूज्ड फॉर द रिलीजियस बाथिंग। देयर वॉज चेंजिंग रूम अलॉन्ग साइड भी थे। 6 ग्रैनरीज, खाने के भंडार भी थे यहाँ पे, अनाज के भंडार थे। वर फाउंड एट द सीटाडेल एट हड़प्पा। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द अपर पार्ट वॉज दुर्ग था। 2 पार्टों में जितने भी टाउन्स थे वो डिवाइडेड थे। एक तो सीटाडेल यानी कि दुर्ग, और दूसरा एक लोअर पार्ट कहलाता था, ठीक है। तो उसके बाद जो है लोअर पार्ट में जो है आम जनता रहती थी और दुर्ग में जो है वो राजा महाराजा रहते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट हम अगर बात करें इंडस वैली, इंडस पीपल सोड सीड्स इन नवंबर एंड रीप्ड देयर हार्वेस्ट इन अप्रैल बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ फ्लड। तो यहाँ के जो लोग थे ना वो नवंबर में जो थे वो बुआई करते थे, और हार्वेस्ट जो कटाई करते थे वो अप्रैल में फसलों की कटाई कर देते थे, क्योंकि अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ पे बारिश का टाइम रहता था। तो फ्लड का उस समय बड़ा दिक्कत था, क्योंकि डैम वैम्स तो होते नहीं थे जो कि फ्लड कंट्रोल करें। प्रोड्यूस्ड वीट, बार्ले, राई, ठीक है, मटर वगैरह, ये सब सीसामम, ठीक है, ये सब उगाया जाता था यहाँ पे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन सबसे पहले इंडस पीपल ने उगाया। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सबसे पहले इंडस पीपल ने कौन सा फसल उगाई, तो कॉटन की उगाई। विच द ग्रीक्स टर्म्ड एज सिंडन, ठीक है। ग्रीक्स ने उसको सिंडन कहा है, सिंध, सिंध से डिराइव हुआ है कि सिंध में पाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एनिमल्स जो थे नोन उस समय थे ऑक्सन, शीप, बफेलोज, गॉड्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस एंड कैमल्स। सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, तो इस पर इतना सोचने वाली बात है नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेल नेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड था। बार्टर सिस्टम वॉज प्रेवलेंट। ए वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज दैट आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। उस समय आयरन जो था वो लोग जानते नहीं थे उसके बारे में। वेल नेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड सिस्टम था। बार्टर सिस्टम बहुत उस समय था, ठीक है। आपसी लेन देन से काम होता था, पैसा सिस्टम था नहीं। बार्टर सिस्टम का मतलब यही होता है, आपसी लेन देन। हड़प्पन्स लुक्ड ऑन द अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस, ठीक है। एंड फैलिक, लिंगम एंड योनी वर्शिप होती थी उस समय, क्योंकि दे सपोज टू थिंक दैट जो लिंगम और योनी के संगम से जो है ये दुनिया आगे बढ़ी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूनिकॉर्न वॉज द मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल उस समय था। मैनी ट्रीज, एनिमल, बुल्स, बर्ड्स, डव्स, पीजन एंड स्टोन्स टू वर वर्शिप्ड थ्रू दो नो एविडेंस ऑफ टेम्पल हैज़ बीन फाउंड। उस समय मंदिरों का तो कोई एविडेंस मिला नहीं, ठीक है। और डेड बॉडीज और प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में, नॉर्थ एंड साउथ ओरिएंटेशन में डेड बॉडीज़ को प्लेस किया जाता था, ठीक है, जब का दफनाया जाता था। द सील्स ऑफ पशुपति डिपिक्ट्स एलिफेंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि पशुपति में कौन कौन से जो है एनिमल्स हैं, तो याद रखिए एलिफेंट्स हैं, टाइगर है, राइनोसेरस है, बफेलो है, 2 डियर्स वगैरह भी हैं, 2 डियर भी हैं, ठीक है। द इंडस पीपल बिलीव इन घोस्ट, घोस्ट में भी करते थे। एविल फोर्सेस में विश्वास करते थे। दे यूज एमुलेट्स फॉर प्रोटेक्शन, ताबीज़ वगैरह पहनते थे वो। फायर अल्टार्स आर फाउंड एट लोथल एंड कालीबंगन, ठीक है। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक, ये फायर अल्टार होते हैं जो यज्ञ यज्ञ करने के लिए जो है ना कुंड वगैरह बनाते हैं, वो फायर अल्टार्स पाए गए, क्योंकि यही था कि दे सपोज टू बिलीव इन दी सुपरस्टिशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर वर द सील्स मेड ऑफ स्टीटाइट
हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर से दिखाया जाता था। उसमें हैज़ बीन डिसिफर्ड येट, अभी तक डिसिफर नहीं की गई है। द स्क्रिप्ट हैज़ रिटन was written from left to right in the first line and left to right in the second line. This style is called बोस्टोफेडन। ये बोस्टोफेडन करके एक स्टाइल उस समय लिखने की देखी जाती थी। उसमें कैसा लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा। कैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ABCD, वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ये क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन जैसे हमारी फर्स्ट लाइन है तो ABCD लिखा, देन उसका EF, फिर से हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं GH। बट इनका अलग था, इनका क्या था, दे यूज टू स्टार्ट ABCD, then they go for EFGH, then they move from right to left, GHIJKL. दिस इज़ कॉल्ड बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग। ये उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट था। नेक्स्ट इफ़ यू विल टॉक अबाउट अदर थिंग, next thing is that occupations at that time was practiced was spinning, weaving, boating, boat making, goldsmith, making pottery and seal making। उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट था। ठीक है, द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन में बी इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। उस समय हो गया था, आर्यों का जो उस समय इन्वेजन हुआ था यहाँ पे सेंट्रल एशिया से माना जाता है। रिकरेंट फ्लड भी आए थे, सोशल ब्रेकअप हो गया था हड़प्पन्स का, एंड अर्थक्वेक्स भी बहुत उस समय प्रेवलेंट होते थे, क्योंकि भैया स्टार्टिंग का टाइम था वो, तो इतना स्टेबलाइजेशन था नहीं इस अर्थ में। बाउंड्रीज नॉर्थ मांडू जम्मू कश्मीर, साउथ दामाबाद महाराष्ट्र में है, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुक्ताकोट। तो ये एक तरह से अगर हम इंडिया का एक मैप देखें तो इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया के मैप में इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, if you will move, then the boundary in the north is North Mandu, in the south it is Damabad in Maharashtra, ईस्ट में आलमगीरपुर के आसपास था, देन वेस्ट में सुक्ता केंदुर यहाँ पे आसपास है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, एरिया इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू विल टॉक अबाउट हु डिस्कवर्ड वर्ड, हड़प्पा कहाँ पे है, सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, मोंटगामरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इट वॉज एक्सिक्यूटेड बाय दयाराम साहनी साहब ने इसको खोजा था हड़प्पा को 1921-23। वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेट इज, दिस ईयर इज। दैट इज सिविलाइजेशन इज नेम्ड आफ्टर इट एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज नेम्ड आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टोन डांसिंग नटराजा इन cemetery 37 has been found. This is a very important question. Mohenjo-daro Mount of Dead situated on the river Indus in the Larkana district of Sindh, Pakistan. Okay, this is what is important I am telling you. Chowandaro on the river Indus discovered by N.G. Majumdar Chowandaro, only Indus site without citadel, bronze figurines of bullock cart and Ikka's small pots, nothing important. Lothal, it is important for the dockyard, which is very important. The question comes that where is the dockyard found, डॉकयार्ड कहाँ पाया गया है जहाँ पे जो शिप्स वगैरह जो बांधे जाते थे ना, इट इज़ पोर्ट टाइप का, तो इट इज़ फाउंड इन लोथल एंड गुजरात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, SR Rao हैज़ डिस्कवर्ड, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इफ वी विल मूव अबाउट कालीबंगन, डिस्कवर्ड बाय BB Lal, situated in the Ghaggar river. It is situated in the Ghaggar river, a plugged field, wooden furrow, 7 fire altars, bones of camel and evidence of 2 types of burials, namely circular grave and rectangular grave यहाँ पे पाए गए थे। इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, कालीबंगन था, इट इज़ फेमस फॉर द बैंगन, इट इज़ कालीबंगन बट इट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, यानी चूड़ियों के लिए बड़ा फेमस है। दैट इज़ विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, धोलावीरा, या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो था इट इज़ फाउंड द रिवर लूनी में पाया गया धोलावीरा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, बाय JP जोशी। इट इज़ यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ओनली साइड इट इज़ ओनली साइड टू बी डिवाइड टू 3 पार्ट्स। ठीक है, पहले 2 पार्ट्स में हड़प्पा में बेसिकली डिवाइड होते हैं, मैंने पहले बताया सीटाडेल में और जो था आपका लोअर पार्ट में। ठीक है, सीटाडेल में जो था दुर्ग वगैरह थे जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, एंड द लोअर पार्ट पीपल, द मिडिल क्लास पीपल एंड द लोअर क्लास पीपल लिव। इफ यू टॉक अबाउट बनावली हरियाणा, ऑन दिस सरस्वती रिवर डिस्कवर्ड RS बिस्ट, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हप्पन एंड, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। राखी गढ़ी, लार्जेस्ट इंडस वेरी साइट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी द वैदिक पीरियड। नाउ इट कम्स द वैदिक पीरियड। ठीक है, Vedic period, Rig Vedic period. If we'll talk about the Rig Vedic period, from the Vedic period, the time period is very important. Noted down 15,000 to 1000 BC. Vedic civilization started with the migration of Aryan people in the northwestern part of the India. Vedic period वहाँ से start हो जाता है जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो है
आए थे सेंट्रल एशिया से। ये हमारा एशिया है, इफ विल टॉक अबाउट दिस इज द एशिया, ठीक है, ये इंडिया है। तो इस पार्ट से जो आर्यंस यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आए थे, इस पार्ट में, सॉरी इस पार्ट में, तो इन्होंने क्या किया, जो ये गुजरात वाला साइड है, दे यूज टू capture that area and used to capture it from the Harappan people. So that from that period, from that time, the Vedic period gets started. Okay, if we will move forward, we will see many more things. All right, the Aryans were semi-nomadic people. They were semi-nomadic people. वो एक तरह से मूवमेंट कम ही करते थे, नॉर्मल मूवमेंट करते थे, कहीं कहीं झोपड़ियाँ भी बनाते थे, पास्टोरल पीपल, इधर उधर चारागाही भी करते थे, बट नॉट दैट मच, and originally believed to have lived somewhere in the steppes stretching from South Russia to Central Asia, as I told earlier. The whole region in which the Aryans were first settled in India was called the Land of Seven Rivers. ठीक है, the whole region in which the Aryans were first settled, जहाँ आर्यन पहली बार सेटल हुए थे, जो मैंने अभी आपको गुजरात साइड का एरिया बताया, यानी कि गुजरात राजस्थान साइड का एरिया बताया, इट इज़ कॉल्ड सप्त सिंधव एरिया, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. गुजरात, राजस्थान, वी टॉक अबाउट पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि पाकिस्तान एरिया, ठीक है. इट्स लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. द फाइव रिवर्स इज पंजाब, इट्स पंजाब, बट इट्स लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. विल टॉक अबाउट two more rivers, and it will be Sabarmati and all, although the other region as well. Well, if we will move forward, we will see the Dasarajan war, right? The Dasarajan war, battle of 10 kings was there against Sudas, Bharat king of Tristus, on the bank of river Parshini. ठीक है, एक दसराजन वॉर हुआ जिसमें बैटल हुआ बिटवीन द भारत किंग ऑफ त्रिस्तु के बीच और जो ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुष्णी, ठीक है, सुदास के खिलाफ 10 राजाओं का युद्ध हुआ. सुदास इमर्ज विक्टोरियस. फाइनली सुदास ने, सोचो 10 राजाओं को हरा दिया सुदास ने. तो दिस इज वाज द भारत किंग ऑफ त्रिस्तुस, ठीक है, भरत किंग, इसी के नाम से जो है भारत इंडिया का नाम पड़ा है. इट वाज द किंग, ठीक है. तो अब भाई जाहिर सी बात है, एक राजा ने अगर 10 राजा को हरा दिया, और ये गौरवशाली हमारा इतिहास है कि दैट इज़ वाई वी हैव named our country as Bharat, right? If you move forward, it's the political organizations. Whatever the political organization, it was mainly a tribal system of government in which the military element was strong. Tribe was known as Jana and king is Rajan. जो वहाँ की जनता थी उसको जन कहते थे, और वहाँ के राजा को राजन कहते थे वैदिक पीरियड के. Although king's post was hereditary, king का पोस्ट हेरिडिटरी होता था, बाप के बाद बेटा ही बनेगा किंग, ऐसा सिस्टम था. वी हैव ऑल्सो सम ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन बाय द ट्राइबल असेंबली ऑफ समितीज, और जो इलेक्शन कमेटी होती थी उनकी, वो समिति कहलाती थी. दे वर द नोबल पीपल हु यूज टू चूज किंग अमॉन्ग द nobles, right? Other tribal assemblies that were mentioned in the Rig Veda was Sabha, Vidhata and Gana. Other जो tribal assemblies थी that were mentioned in the Rig Veda, वो थी सभा, विधाता एंड गना. ये जो थी ना, ये ट्राइबल असेंबली थी. इट मीन्स कि दे वर द assemblies of the people. जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दैट इज इन द सेम वे देयर वाज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सभा, विधाता एंड गण. विलेजेस वर हेल्डेड बाय ग्रामीणी. विलेज का जो हेड था वो ग्रामीणी होता था, जैसे ग्राम सभा होती है ना, दैट इन द सेम वे. इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वॉज असिस्टेड बाय द पुरोहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ए सेनानी एंड ग्रामीणी, ठीक है. किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित. किंग को जो असिस्ट करते थे पुरोहित, पंडित जी होते थे, वो उस समय होते थे. तो इस समय जो था ना, जो चार जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें सबसे पहले जो पोजीशन पे थे किंग थे. किंग वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम. देन ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, देन शूद्रास, ठीक है. इट वॉज दैट टाइम वेयर व्हेन द किंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेनानी एंड ग्रामीणी. ओके, पहले पुरोहित था, सेनानी, देन ग्रामीणी. दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ विल टॉक अबाउट द सोसाइटी, people were loyal on the tribe called Jana. People को जना कहते थे. mentioned 275 times in the Rig Veda, ठीक है. ट्राइब यानी कि जनता, जो जितने भी जातियाँ जनजातियाँ थी, they were called Jana. As kingdom territory was not yet established, women enjoyed freedom and respect at that time. This is very much important point. These women enjoyed freedom and respect. यार उस समय ऐसा नहीं था कि रेप्स होते थे या फिर क्राइम्स होते थे. At that time women were very free and they used to enjoy the freedom, ठीक है. इस समय बहुत गंदी हालत हो गई है. खैर, रिलीजन उस समय बात करें, वर्शिप नेचर. उस समय देखो कितना अच्छा टाइम था. इट वॉज द पीपल यूज टू वर्शिप द नेचर, द अल्टीमेट गॉड. इंद्रा ऑल्सो कॉल्ड पुरंदर, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी. उस समय इंद्र का बड़ा पूजा करते थे लोग, बिकॉज यार जाहिर सी बात है, बारिश इतनी होती थी उस समय ना, तो घर के घर डूब जाते थे. तो लोग, पीपल यूज टू प्रे, इंद्र को प्रे करते थे कि हाँ भैया यार बारिश ना हो कम से कम, एटलीस्ट, सो दैट वी कैन लिव अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ. ऑल राइट. So that is why Indra was very powerful at that time also, because it's the time of rain. Soma was considered to be the god of plants. सोम जो था वो god of plants कहलाता था, because सोम मतलब sun,
ठीक है, ये गॉड ऑफ प्लांट ऐसा माना जाता था। उसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह कोई नहीं मानते थे लोग। सोचते थे कि जो जो चांद है, मैंने सूरज बना दिया, चांद जो है दे यूज टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डिवाइन लिक्विड टू दी प्लांट्स। ठीक है, तो इसको गॉड ऑफ प्लांट माना जाता था। People worship the divinities mainly for प्रजा, चिल्ड्रन, पशु, कैटल, फूड, हेल्थ एंड वेल्थ। नो टेम्पल्स एंड आइडल वर्शिप नोटेड। बहुत अच्छी बात थी, उस समय आइडल वर्शिप नहीं थी, ये बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रहिए ना बेखबर, देखते रहिए गुरुकुल स्कूल का चैनल और शेयर करिए प्लीज़, उसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।